नमस्कार साथियों, एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। फिर उपस्थित हम एक नए कॉन्सेप्ट, नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म। हमने जो सीरीज स्टार्ट करी थी ग्रुप थ्योरी की, जिसमें हमने पहले ग्रुप से स्टार्ट किया था, ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप, कॉसेट्स, इन सभी के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म। ये इस ग्रुप थ्योरी का अंतिम टॉपिक है। इसके पश्चात हम रिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक, जो है आइसोमॉर्फिज्म, जिसको हम तुल्यकालिकता कहते हैं। अब हमने इसके पहली जो क्लास थी उसमें हमने होमोमॉर्फिज्म के बारे में देखा था। यहाँ पे हमने कहा था कि होमोमॉर्फिज्म किस प्रकार से निकालते हैं। उसके लिए आपको बताया था कि एफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी। अगर इस उपबंध को प्रूव करता है तो अपन कह देंगे कि वो होमोमॉर्फिज्म होगा। अब ये जो है आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यकालिता, इसमें होता है कि किसी ग्रुप जी स्टार से ग्रुप जी डैश नॉट पर परिभाषित प्रतिचित्रण एफ को जी से जी डैश पर एक तुल्यकालिता कहते हैं। या ठीक है। अब आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यकालिता को स्टार्ट करते हैं। किसी ग्रुप जी स्टार से ग्रुप जी डैश नॉट पर परिभाषित प्रतिचित्रण एफ को जी से डी डैश पर तुल्यकालिता कहते हैं। तुल्यकालिता कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं यदि एफ एक ही हो, अर्थात 1 1 हो, अर्थात एफ ए इक्वल टू एफ बी, देन ए इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, जहां ए और बी वो जी के अवयव होंगे। उसी प्रकार एफ है वो आच्छादक हो, ऑन टू हो, अर्थात एफ जी इक्वल टू जी डैश हो। और तीसरा जो है वो एफ है वो होमोमॉर्फिज्म हो, समाकारिता हो, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके इसके पहली क्लास में, अर्थात एफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए नॉट एफ बी हो फॉर ऑल, जहां एफ बी जो है वो कहाँ के जी के अवयव होंगे। इस प्रकार अगर ये तीनों जो कंडीशन है, इन तीनों कंडीशनों को प्रूव करे तो अपन कह देंगे कि जो जी एफ है वो जी से जी डैश पर आइसोमॉर्फिज्म होगा। अर्थात अब ये तो एक तरह से डेफिनेशन होगी, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहे कि जी ग्रुप है, दूसरा जी डैश दूसरा ग्रुप है, उसमें पहले ग्रुप की संक्रिया स्टार है, दूसरी नॉट संक्रिया है। तो जी से जो एफ है वो जी से जी डैश में आइसोमॉर्फिज्म होगा। अब आइसोमॉर्फिज्म के लिए तीन कंडीशन को प्रूव करना चाहिए। एक तो 1 1 होना चाहिए, एफ जो है वो 1 1 होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, अर्थात प्रतिबिंब बराबर तो अवयव भी बराबर होने चाहिए। यदि प्रतिबिंब दोनों बराबर नहीं है तो अवयव भी बराबर नहीं होने चाहिए। इस प्रकार कंडीशन प्रूव करे तो वो 1 1 होगा। उसके बाद अच्छा देखिए ऑन टू के लिए, जैसे जो छोटी क्लास में 12th में हमने सीखा था कि जो उसका सह प्रांत है वो किसके बराबर होना चाहिए, उसके परिसर के बराबर होना चाहिए। सह प्रांत का मतलब कोडोमेन जो है उसकी रेंज के बराबर होना चाहिए। यदि कोडोमेन रेंज के बराबर है, जैसे यहाँ पे जी से जी डैश एफ है वो जी से जी डैश में परिभाषित है, तो ये इसका कोडोमेन हो गया। तो जो कोडोमेन है, सह प्रांत है, वो इसके परिसर का मतलब उसकी रेंज के बराबर है। रेंज का मतलब जी की वैल्यू रखेंगे एफ में, तो जो एफ जी आएगा उसी को अपन उसका रेंज या परिसर कहते हैं। अर्थात सह प्रांत यदि परिसर के बराबर है तो वो क्या होगा, ऑन टू होगा। तो इसका मतलब एफ ऑन टू भी होना चाहिए। और तीसरा जो है वो एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। होमोमॉर्फिज्म का मतलब पिछली क्लास में देखा था, एफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए नॉट एफ बी। अब नॉट इसलिए लगाया कि यहाँ पे दूसरी संक्रिया वो नॉट है और पहली स्टार, इसलिए बीच में स्टार, पहले में स्टार दूसरे में नॉट। इस प्रकार अगर इन तीनों कंडीशनों को ये जो एफ है वो फुलफिल करता है तब अपन कह देंगे कि जो एफ है वो जी से जी डैश में एक आइसोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है। अब यहाँ यदि जी से जी डैश पर तुल्यकालिता विद्यमान हो तो ग्रुप है जी जी डैश का तुल्यकारी ग्रुप भी कहते हैं। जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, जी को जी डैश का तुल्यकारी ग्रुप भी कहा जाता है, आइसोमॉर्फिक ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट जैसे है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं आइसोमॉर्फिज्म को। जैसे यहाँ पे फंक्शन z से टू z में परिभाषित है, यहाँ पे पहले वाले जो ग्रुप है उसकी जो संक्रिया है वो प्लस है, दूसरे में भी प्लस है, और फंक्शन दे रखा है f(x) कमान 2x के बराबर है फॉर ऑल x बिलोंग टू z, जो x है वो z में बिलोंग कर रहा है, z सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये आइसोमॉर्फिज्म हो, अगर ये तुल्यकारी होगा तो तीन कंडीशनों को ये प्रूव करना चाहिए। पहला वो 1 1 होना चाहिए, दूसरा f जो है वो ऑन टू होना चाहिए, और तीसरा जो है f है वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। अब सबसे पहले अपन 1 1 के लिए चेक करते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने 1 1 है या नहीं है। तो जैसे यहाँ पे मैंने fx1, ठीक है, तो ये हो गया fx1 का मतलब 2x1। इसी प्रकार fx2 ये हो गया 2x2, ये 2x1 2x2। अब यदि fx1 इक्वल टू fx2 हो, मतलब उनका जो प्रतिबिंब है दोनों बराबर है, देन fx1 का मान 2x1 हो गया, fx2 का मान 2x2 हो गया। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, इसका मतलब x1 बराबर x2 हो गया। इसका मतलब x1 जब प्रतिबिंब बराबर तो अवयव भी बराबर, इसका मतलब ये जो f है वो कैसा होगा, 1 1 होगा। ये क्या होगा, एक ही होगा या 1 1 होगा। ठीक है, अब दूसरा जो से अब यहाँ पे अपन जो कोडोमेन और रेंज निकालने के लिए, जैसे आपको पता ही है कि जो z के अवयव है वहां पे x की जगह रखेंगे अपन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो f z से 2z में परिभाषित है। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे f z रखा, x की जगह मैंने क्या रखा, z। अब यहाँ पे fx की वैल्यू क्या है, क्योंकि fx का जो मान है वो 2x है। अब मैंने x की जगह मैंने z कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2z। इसका मतलब fz का मान क्या हो जाएगा 2z, और 2z ध्यान से देखिए ये क्या कोडोमेन है, सह प्रांत है। ठीक है, इसका मतलब जो रेंज है वो और सह प्रांत दोनों बराबर है, मतलब सह प्रांत इक्वल टू क्या है, सह प्रांत इक्वल टू परिसर आ रहा है। ठीक है, सह प्रांत का मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज, ये दोनों इक्वल टू बराबर है, इसका मतलब ये क्या ऑन टू भी है। ठीक है, तीसरा जो है वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। अब होमोमॉर्फिज्म के लिए मैंने आपको बताया था कि fa b इक्वल टू fa b, ये जो कंडीशन है इसको प्रूव होना चाहिए, तो अपन होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। अब स्टार के लिए मैंने कहा था कि यहाँ पे स्टार का मतलब पहला स्टार का मतलब पहली संक्रिया, दूसरा स्टार का मतलब दूसरी संक्रिया। इसका मतलब ये इस प्रकार से परिभाषित होना चाहिए, a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इक्वल टू fa, दूसरा भी प्लस है संक्रिया, इसका मतलब fb। ये प्रूव होना चाहिए। अगर ये प्रूव हो रहा है तो अपन कह देंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने f a प्लस बी है। ठीक है, अब f a प्लस बी, ठीक है, इसका अब fx का मान 2x है, तो f a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी हो गया। ये x की जगह, यहाँ x की जगह a प्लस बी रखा था, यहाँ पे भी x की 2x है तो x की जगह a प्लस बी कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे f a प्लस बी है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a प्लस 2b। अब जो 2a का मान है, अब जैसे ये x का मान ये है, देन fa का मान कितना हो गया, 2a हो गया। इसका मतलब ये fa का मान है और ये b का मान है। अब ध्यान से देखिए a प्लस बी जो है, f ऑफ a प्लस बी वो fa प्लस fb के बराबर है, a प्लस बी fa प्लस fb के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये होमोमॉर्फिज्म है f। अब जब f है वो 1 1 भी है, f है जब वो 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है, और तीसरी कंडीशन है f जो है वो होमोमॉर्फिज्म भी है। इसका मतलब जो f है वो z से 2z में क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा। क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन आइसोमॉर्फिज्म को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी, आइसोमॉर्फिज्म जो है तुल्यकारिता, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो इसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि ए होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड फ्रॉम ग्रुप G onto G dash is an isomorphic if and only if kernel of F equal to E। मतलब जो F है वो G से G dash में आइसोमॉर्फिज्म होगा या तुल्यकारी होगा। कब होगा, जब इसका जो कर्नल है, ठीक है, वो किसके बराबर हो, आइडेंटिटी के बराबर हो। आइडेंटिटी का मतलब इस G की आइडेंटिटी के बराबर हो। अगर कर्नल जो है, F का जो कर्नल है वो G की यदि आइडेंटिटी के बराबर है, तब अपन कह देंगे कि जो F है G से G डैश में क्या है, आइसोमॉर्फिज्म होगा या तुल्यकारी होगा। ठीक है,
अब कर्नल कैसे निकालते हैं उसको मैंने इसके पहली क्लास में डिस्कस कर चुके अपन कि जो एक्स की जो वैल्यू रखने पर ये जैसे यहाँ पे दो ग्रुप है, कहा था मैंने जी और ये जी डैश है, ये एफ है। अब कर्नल निकालने के लिए जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, जिस वैल्यू से इनका जो मान है, प्रतिबिंब का जो मान है वो ई डैश के बराबर आ जाए, मतलब इस डी डैश की आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तो ऐसी जो एक्स की वैल्यू है उसका जो सेट होगा उसी को अपन कर्नल कहा जाता है। तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो एफ है वो जी से जी डैश में आइसोमॉर्फिक में होगा। कब होगा? जब उसका जो कर्नल ऑफ एफ है वो ई के बराबर हो, या उल्टा जब कर्नल ऑफ एफ जो है तो एफ का जो कर्नल है वो यदि आइडेंटिटी के बराबर जी की आइडेंटिटी के बराबर है या ई के बराबर है तो एफ जो है जी से जी डैश में आइसोमॉर्फिज्म होगा या तुल्यकारी होगा। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है एवरी ग्रुप इज ए आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप। कोई भी जो ग्रुप है, जैसे जी ग्रुप ले लिया और परमुटेशन ग्रुप को मैंने जी डैश के दिया कि जो तो जी और वो कोई भी जो ग्रुप है जी उसके परमुटेशन ग्रुप को मैंने जी डैश के दिया, उसके आइसोमॉर्फिज्म होगा। कोई भी ग्रुप उसके परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिज्म होगा। अब परमुटेशन ग्रुप के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अलग अलग परमुटेशन का जो सेट होगा उसका जो सेट का जो ग्रुप हो इस प्रकार का, वो अगर परमुटेशन का जो सेट है वो ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी को प्रूव करेगा तो उसको अपन परमुटेशन ग्रुप कहेंगे। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि कोई भी जो ग्रुप है वो उसके परमुटेशन ग्रुप के क्या होगा? आइसोमॉर्फिज्म होगा, अर्थात तुल्यकारी होगा। अर्थात तुल्यकारी इसका मतलब 1 1 होगा, ऑन टू होगा और होमोमॉर्फिज्म होगा। अगर तीनों कंडीशनों को प्रूव करता है तो ये अपन कह देंगे कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी की एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। मतलब कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप कैसा? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो है वो इंटीजर्स और उसकी जो संक्रिया या ऑपरेशन है वो प्लस है। मतलब जो एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स के क्या है? आइसोमॉर्फिज्म होगा या उसका तुल्यकारी होगा। एक बार वापस, कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है वो एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स का ग्रुप हो और संक्रिया कैसी हो? एडिटिव, मतलब प्लस संक्रिया हो, तो उसके लिए वो आइसोमॉर्फिज्म होगा या तुल्यकारी होगा। अर्थात वो 1 1 होगा, ऑन टू होगा, वो होमोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है। तो कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप उसके एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स के क्या होगा? तुल्यकारी होगा या आइसोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अब अपन जो ये तो तुल्यकारिता के बारे में छोटा सा टॉपिक है, ये अंतिम ग्रुप थ्योरी का अंतिम पार्ट है जिसको आज अपन पढ़ रहे हैं। एक बार जैसे आज अपन डिस्कस की है तुल्यकारिता के बारे में, आइसोमॉर्फिज्म के बारे में, इसमें 3 कंडीशन बात याद रखनी है। इस पे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 1 होगा, ऑन टू होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा। यदि 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म है तो अपन कह देंगे कि एफ जो है वो आइसोमॉर्फिज्म होगा या तुल्यकारी होगा। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म को अपन हिंदी में बोलते हैं स्वकारिता। अब इसमें जो ऑटोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें आप लोग को जो ग्रुप है दोनों इक्वल होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म में जी से जी डैश में था, अब जी डैश अलग भी हो सकता है जी से, लेकिन यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म के लिए जी डैश है वो जी के बराबर होगा, मतलब ये जी से जी में जाना चाहिए बस। अगर जो फंक्शन है वो जी से जी में परिभाषित है तो अपन इसको ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। अब ऑटोमॉर्फिज्म के लिए भी वापस वही 3 कंडीशन कि वो 1 1 होना चाहिए, वो ऑन टू होना चाहिए और वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। अब इसको देखते हैं कि एन आइसोमॉर्फिक मैपिंग ऑफ ए ग्रुप जी ऑन टू जी itself is called itself is called an automorphism of G। मतलब F जो है जबकि G से G में परिभाषित है तो ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है। अब ऑटोमॉर्फिज्म कब होगा? जब F क्या हो? 1 1 हो, जब वो F ऑन टू हो और जो F क्या हो? होमोमॉर्फिज्म हो। इस ये भी 3 कंडीशन को प्रूव करना चाहिए, 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म को। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटो में जो ग्रुप है, जो फंक्शन है वो जी से जी में ही परिभाषित होगा, मतलब जो ग्रुप जी और जी डैश की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार जो एफ है जी से जी डैश में आपने जी से जी में परिभाषित है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। ठीक है। अब आइसो कुछ ये तो दोनों छोटे छोटे टॉपिक थे जिसमें आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म दोनों लगभग इक्वल थे। केवल ऑटोमॉर्फिज्म में जो ग्रुप है वो दोनों सेम होंगे, बस इतना ध्यान रखना है। अब कुछ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है जिसपे आपको सीधा याद रखना है। इस पे क्वेश्चन पहले बन चुके हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में।
अपने को सीधे इसके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। अपने को सीधी प्रॉपर्टी याद रखनी है कि माना एफ समूह जी से जी डैश पर होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, जो एफ है वो जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है, और अब के डैश है वो जी डैश का नॉर्मल सब ग्रुप है। के डैश जो है वो जी डैश का दूसरे वाला ग्रुप, इस जी डैश का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अब नॉर्मल सब ग्रुप कैसे परिभाषित करते हैं सब बता दिया आपको पहले क्लासों में। तथा जो के है वो क्या किस प्रकार परिभाषित है कि एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स कोई जी का अवयव है, उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ जाएगा, के डैश में जाएगा। और के डैश क्या है, जो जी डैश का नॉर्मल सब ग्रुप है, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, जो है ये एफ इनवर्स के डैश के बराबर होगा। तब क्या होगा कि जो के है वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा, मतलब जो के है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तथा जी बाय के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश बाय के डैश। तब जी बटा के जो मान है वो तुल्यकारी होगा किसके, जी डैश अपॉन के डैश के। एक बार वापस देखे कि एफ जी से जी डैश पर होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म का मतलब वही कंडीशन एफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी को प्रूव करेगा। और के डैश जो है वो दूसरे जो ग्रुप है जी डैश उसका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। तब जो के है वो के कैसा होगा, तो एक्स कोई अवयव है जी का, और उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ जाएगा, के डैश नॉर्मल सब ग्रुप में बिलोंग करेगा, मतलब उससे उसमें विद्यमान होगा। तब जो के है वो उस जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, पहले वाले ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और जी बटा जी अपॉन के, जी बाय के वो आइसोमॉर्फिक टू जी डैश अपॉन के डैश के बराबर होगा। ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा, मतलब तुल्यकारी होगा, मतलब वापस ये दोनों ग्रुप 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को प्रूव करेंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि यदि एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, एन है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तब जी बाय एन आइसोमॉर्फिक टू एफ जी अपॉन एफ एन। जी बाय एन वो एफ जी अपॉन एफ एन के आइसोमॉर्फिक होगा, तुल्यकारी होगा, मतलब 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। अब इसको सीधी अपने को कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, कारण क्या कि यदि अपन उसको प्रूव करने बैठे तो बहुत समय लग जाएगा, और प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, अपने को सीधा एक थ्योरी के रूप में इन जो थ्योरम है इसको याद रखना है कि जी बाय जब एन जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी बाय एन का जो वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, एफ जी अपॉन एफ एन के बराबर। थोड़ा सा क्लू बना लेना है, यहाँ पे जैसे जी है तो ये एफ जी होगा, यहाँ एन है तो एफ एन होगा, ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लेना। तीसरा जो आइसोमॉर्फिक थ्योरम है कि यदि एच और के जी के दो नॉर्मल सब ग्रुप है, एच और के जी के दो नॉर्मल सब ग्रुप है, और एच जो है वो के का सबसेट है, उप समुच्चय है, ठीक है, तो के बाय एच है वो जी बाय एच का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। वापस बोल रहा हूं, जी और एच और के जी के नॉर्मल सब ग्रुप है, और एच है वो के का जो है वो सबसेट है। तब के बाय जो एच है वो जी बाय एच का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और जी बाय के वो आइसोमॉर्फिज्म होगा किसके, जी बाय एच अपॉन के बाय एच के, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा टेक्निक से याद रखने के लिए क्लू बना लेना कि जैसे यहाँ एच से एच कट गया वापस जी बाय के आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ जी बाय के आएगा, यहाँ जी बाय एच के बाय एच, इस प्रकार से याद कर सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार अगली प्रॉपर्टी है कि माना एच और के जो है जी के दो सब ग्रुप ऐसे हो कि एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब जो एच और के जो जी है उसके दो सब ग्रुप है, ठीक है, एच और के जी के दो सब ग्रुप है, लेकिन जो एच जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप भी है, ठीक है। इसका मतलब यूं कह सकते हैं कि जो के है वो सब ग्रुप है जी का, और एच है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तब क्या होगा कि एच इंटरसेक्शन के इनका जो उभयनिष्ठ होगा सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप का, वो के नॉर्मल सब ग्रुप, के का क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के, और के अपॉन एच इंटरसेक्शन के इज आइसोमॉर्फिक टू एच के अपॉन एच। अब जैसे इसको भी याद रखने का तरीका टेक्निक थोड़ा देख ले, एच से एच कट गया वापस के आ गया, इसको ऊपर के आएगा, यहाँ पे भी क्या नीचे एच इंटरसेक्शन के, इनमें जो उभयनिष्ठ होगा, इस प्रकार से थोड़ा क्लू बना लेना। इसको अपनों को याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एक बार पूछा भी है, ठीक है। अब जो डिस्कस किया इसमें हमने आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टियां थी, उसके बाद ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद हम लोगों ने आइसोमॉर्फिज्म की ये जो 4 थ्योरम थी उसके बारे में डिस्कस किया। अब ये जो टॉपिक आज का जो टॉपिक है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पिछली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम हुए उसमें पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये 2022 का जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ उसमें पूछा था, 2022 सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि
कि यहाँ पे पूछा कि माना जी का नॉर्मल सबग्रुप एन है, माना जी का नॉर्मल सबग्रुप एन है तथा प्रतिचित्रण एफ जबकि जी से जी बाई एन इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स एन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। जो एक्स है वो किसका अवयव है, एन जी का अवयव है। तो एफ क्या है, एफ क्या है, एक एक की समाहारिता, इसको अपन मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं, आच्छादक समाहारिता, एपीमॉर्फिज्म, तुल्यकारिता, आइसोमॉर्फिज्म। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देना है कारण कि इसमें ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे अलग था। इसमें चौथा जो ऑप्शन था वो केवल समाकारिता, ओनली होमोमॉर्फिज्म। अब ये जो है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जो थ्योरी पढ़े आपको उस पर सीधा, अगर आपको थ्योरी इसके बारे में अच्छा नॉलेज है तो सीधा टिक कर देंगे कि जैसे यहाँ पे एफ जो है जी से जी बाई एन में परिभाषित है और एफ एक्स है वो एक्स एन के बराबर है, जहाँ एक्स कहाँ से जो एक्स अवयव है वो कहाँ किसका अवयव है, जी का अवयव है। तो एफ क्या होगा, ये इस प्रकार से पूछ रहा है। अब यहाँ पे ये जो एक थ्योरम भी है सीधी भी, अब इसको अपन जैसे यहाँ पे एक्स की जगह मैंने कर दिया है बी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो एफ एक्स है इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, एफ एक्स इजिकल टू एक्स एन है तो इसको मैं एन एक्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट है उसमें, इसका मतलब मैं इसको एन एक्स लिख सकता हूँ। अब ये एफ ए बी है, ये एफ एक्स था, ठीक है। एफ एक्स किसके बराबर है, एन एक्स के बराबर है, तो एफ ए बी का मतलब ये हो गया एन ए बी। अब यहाँ पे याद करो कॉन्सेप्ट्स वाली जो डेफिनेशन बताई थी मैंने कि जैसे एच ए बी किसके बराबर होता है, एच ए डॉट एच बी के बराबर होता है, ठीक है। ये जो कॉसेट सा समुच्चय में जो प्रॉपर्टियां बताई थी उसमें ये बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब जो है एफ ए बी है, अब मैं एन ए बी है, एन डॉट ए बी है, एन डॉट ए बी का मतलब एच डॉट ए बी का मतलब एच ए डॉट एच बी है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एन ए डॉट एन बी, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब ये जो एन ए है, जब एन एक्स एफ एक्स के बराबर है तो एन ए किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए के बराबर होगा, डॉट एन बी किसके बराबर होगा, एफ बी के बराबर होगा। अब यहाँ पे एफ ए बी वो किसके बराबर है, एफ ए डॉट एफ ई के बराबर है। अब ये जो एफ ए बी है यदि एफ ए डॉट एफ बी के बराबर है तो ये किसकी कंडीशन को प्रूव करता है, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को प्रूव करता है। इसका मतलब ये क्या होगा, केवल समाकारिता होगा, ये एक एक ही होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर अवयव अलग अलग रखेंगे तो प्रतिबिंब भी अलग अलग आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद आच्छादक होगा, ये भी नहीं होगा। आच्छादक इसलिए नहीं होगा कि इसका जो सह प्रांत है, इसका जो सह प्रांत है या इसका कोडोमेन है ये इसकी जो रेंज के बराबर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जी का कोई भी अवयव अपन रखेंगे यहाँ पे एक्स की जगह, तो इसमें जो इसका जो कोडोमेन है वो और उसकी रेंज दोनों बराबर नहीं आएगी, इसका मतलब ये आच्छादक भी नहीं होगा। अब जब वो एक एक ही वन वन और ये मोनोमॉर्फिज्म और एपीमॉर्फिज्म जब नहीं है तो इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिज्म भी नहीं होगा। लेकिन ये जो एक कंडीशन को जरूर प्रूव कर रहा है, कौन सा, ओनली होमोमॉर्फिज्म जो कंडीशन है, जिसको अपन समाकारिता जो देखा था अपनों ने इसके पहले टॉपिक में, समाकारिता की कंडीशन एफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी वाली जो कंडीशन थी, इसमें स्टार की जगह दोनों जगह डॉट संक्रिया है, ठीक है। तो एफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ए डॉट एफ बी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये के ओनली क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा। ये जो क्वेश्चन है वो 2022 सेकंड गेट परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट 2013, ये जो क्वेश्चन है वो 2013 का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि एफ है वो आर से आर प्लस में परिभाषित है, जहां एफ एक्स अपने को फंक्शन की वैल्यू दे रही है ई की पावर एक्स के बराबर दे रखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जहां एक्स किसका अवयव है तो आर है, सेट ऑफ रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं का कोई ना कोई अवयव है। और जो है यहाँ पे जो आर है वो प्लस संक्रिया के लिए परिभाषित है और आर प्लस है वो डॉट संक्रिया के लिए परिभाषित है। मतलब जो आर है वो सेट ऑफ रियल नंबर फॉर एडिटिव ऑपरेशन, ठीक है, प्लस संक्रिया है, और ये आर प्लस है वो डॉट संक्रिया के लिए परिभाषित है। तो उस समय ये जो है एफ है वो क्या होगा, ये प्रश्न को, तो यहाँ पे ऑप्शन था केवल समाकारिता ओनली होमोमॉर्फिज्म, दूसरा है केवल एक एक ही समाकारिता ओनली वन वन होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, या मोनोमॉर्फिज्म भी कहता है, केवल आच्छादक समाकारिता या ओनली ऑन टू होमोमॉर्फिज्म या एपीमॉर्फिज्म भी कहते हैं इसको, या चौथा ऑप्शन है तुल्यकारिता आइसोमॉर्फिज्म। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछा है।
अब अपनों को बारी बारी से अपन एक एक चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे संक्रिया को ध्यान में रखना, यहाँ पे संक्रिया पहले वाले में जो ग्रुप है उसमें प्लस संक्रिया, जिसमें डॉट संक्रिया, ठीक है। सबसे पहले अपन जो इसको प्रूव करते हैं समाकारिता, होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है, होमोमॉर्फिज्म, इसको अपन चेक करते हैं। अब होमोमॉर्फिज्म के लिए मैंने यहाँ पे संक्रिया ध्यान से देखे, यहाँ पे पहला में प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे ए स्टार बी, ए स्टार की जगह क्या आ जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले ग्रुप में प्लस संक्रिया, इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी, इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी। अब स्टार की जगह दूसरा में डॉट संक्रिया, तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा, डॉट एफ बी। अब ये दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखे, एक्स की यहाँ से फंक्शन दे रखा ई की पावर एक्स, तो इसका मतलब जब एफ एक्स ई की पावर एक्स के बराबर है तो एफ ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, ई की पावर ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। एक्स की जगह यहाँ पे ए प्लस बी है तो यहाँ पे भी ए प्लस बी आ जाएगा। अब एफ ई की पावर ए प्लस बी को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ई ए किसी भी चर या किसी भी संख्या की आधार सामान्यतः घातें जुड़ जाती है, जिसका मतलब जुड़ी हुई घातों को अपन अलग अलग भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये ई ए डॉट ई बी के बराबर होगा। अब ई ए इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ए लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ ए किया तो यहाँ ए आ गया। इसको डॉट ई बी को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे बी किया तो यहाँ ई की पावर बी आ गया। इसका मतलब ये एफ बी के बराबर आ गया। इसका मतलब ध्यान से देखिए, ये एफ ए डॉट एफ बी के बराबर आ जाएगा, और ये किसका मान है, एफ ऑफ ए प्लस बी का मान। इसका मतलब ये पहली कंडीशन को प्रूव कर रहा है होमोमॉर्फिज्म के। अगला देखते हैं अपन 1 1 है या नहीं है। दूसरी कंडीशन है 1 1, एक एक ही है या नहीं है। अब एक एक ही के लिए जैसे एफ है इक्वल टू एफ बी है, अगर ये दोनों बराबर है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। यदि प्रतिबिंब बराबर तो अवयव भी बराबर आना चाहिए, तो अपन कहते हैं कि ये 1 1 होगा। अब जैसे यहाँ पे एफ है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स की जगह ए कर दिया तो ये हो जाएगा ई की पावर है। ये एफ बी का मतलब ये हो जाएगा ई की पावर बी, यहाँ बी है तो यहाँ पे ई की पावर बी हो गया। जब आधार समान है तो घातें भी समान होती है। इसका मतलब ये ए बराबर बी आ रहा है, देखो ध्यान से, ये ए बराबर बी आ रहा है। इसका मतलब जब प्रतिबिंब बराबर तो अवयव भी बराबर, इसका मतलब ये 1 1 भी है। तीसरी कंडीशन ऑन टू चेक करते हैं अपन, ऑन टू है या नहीं है, या इसको अपन आच्छादक जो भी कहे आच्छादक चेक करते हैं, ठीक है। ऑन टू चेक करते हैं ऑन टू है या नहीं है। अब आच्छादक के लिए क्या होता है कि अपन जो फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन अपनों को दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है ई की पावर एक्स। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे तो उसका जो एक्स की वैल्यू रखने पर जो आएगा उसको उसका रेंज कहा जाता है। जो प्रतिबिंब एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको रेंज कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो सह प्रांत है वो किसके बराबर है, आर प्लस के बराबर है। ये कोडोमेन आर प्लस है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू रखा, यहाँ पे मैंने जैसे एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू रखा तो ये ई की पावर में आएगा। जैसे मैंने ए रखा तो ये ई की पावर ए आएगा। इसका मतलब इसके ई की पावर में आएगा। आप चाहे पॉजिटिव रखा चाहे नेगेटिव रखा, अब पॉजिटिव रखेंगे तो ई की पावर है। जैसे मैंने माइनस ए रखा है, माइनस ए रखा सपोज, तो ये ई की पावर माइनस ए हो जाएगा। और ई की पावर माइनस ए को 1 अपॉन ई की पावर है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब यहाँ पे मैं एक्स की जगह पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, कोई भी वैल्यू रखने पर इसका जो उसका रेंज है या उसका जो परिसर है वो हर हमेशा पॉजिटिव ही प्राप्त होगा, मतलब आर प्लस ही प्राप्त होगा। इसका जो रेंज क्या हो गया, आर प्लस। रेंज या परिसर इसका परिसर किसके बराबर आ रहा है, आर प्लस के बराबर। और सह प्रांत भी क्या है, कोडोमेन जो है सह प्रांत वो भी क्या है, देखो ध्यान से, ये कोडोमेन हो गया इसका, ये भी क्या आर प्लस है। अब परिसर और सह प्रांत या कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर, इसका मतलब ये आच्छादक भी है। अब जब ये एफ है वो आर से आर प्लस में 1 1 है, 1 2 है, 1 1 है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म, तीनों कंडीशनों को ये प्रूव करता है। जब तीनों कंडीशनों को प्रूव करता है तो हमने स्टार्टिंग जो आज की टॉपिक की तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या हो गया, तुल्यकारिता होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा था। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा था 2015 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा था। ये सीधा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो आपको बताई थी उसके इस पर आधारित क्वेश्चन था कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी। जी कोई ग्रुप है और एच जो है वो जी का सब ग्रुप है, उप समूह है। इफ एन बी एनी नॉर्मल सब ग्रुप, जो एन है वो इसका नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, एच है वो जी का सब ग्रुप है और एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है।
तब क्या होगा, आपने को 4 कंडीशन दे रखी थी कि एच एन अपॉन एन इज आइसोमॉर्फिक टू एच अपॉन एच इंटरसेक्शन एन, एच एन अपॉन एच। अब ये जो थ्योरम, इसके पहले जो आइसोमॉर्फिक थ्योरम है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सब ग्रुप है, सब ग्रुप अपॉन एच इंटरसेक्शन एन मतलब नॉर्मल सब ग्रुप। यहाँ पे मैंने एच के कहा था, वहां पे एच और के कहा था, और यहाँ पे मैंने वहां पे अपनों ने एच और के लिया था। ठीक है, ठीक है। और एच को अपनों ने क्या किया था, नॉर्मल सब ग्रुप कहा था, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के, ऐसा कहा था। इसका मतलब के तो क्या है, सब ग्रुप था, के जो है वो सब ग्रुप था, और एच क्या था, नॉर्मल सब ग्रुप। ये प्रसामान्य सब ग्रुप कहा था एच को। ठीक है, अब ये वाली जो कंडीशन थी, इसका मतलब इसके हिसाब से जमा लो वहां पे। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया एन एन के या एच के, तो ये हो गया एच एन अपॉन एन। ये जो एच एन अपॉन एन इज आइसोमॉर्फिक टू एच अपॉन एच इंटरसेक्शन एच के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें अपन प्रूव करने में इतना समय अपने पास है नहीं, अपने को सीधा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, ये थ्योरिकल क्वेश्चन है। इसमें एच अपॉन एच इंटरसेक्शन एन ये किसके तुल्यकारी होता है, ये आइसोमॉर्फिक होगा, एच एन अपॉन एन के बराबर होगा। जहाँ एन क्या है तो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और एच क्या है तो जी का सब ग्रुप है, एच सब ग्रुप है और एन नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, ये जो थ्योरम है, ये वाली थ्योरम, ये वाली थ्योरम, ठीक है, ये इस पर आधारित है कि एच और के जी के जो सब ग्रुप है और एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये वाले कंडीशन इस पर आधारित क्वेश्चन है। ये 2013 में जो फर्स्ट ग्रेड में आया था कि के क्या है, सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप अपॉन एच इंटरसेक्शन क्या है, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो एच के अपॉन एच के बराबर है, एच के अपॉन एच के बराबर, एच के अपॉन एच के आइसोमॉर्फिक होगा, जहां एच क्या है तो नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप यहाँ आएगा और ये सब ग्रुप यहाँ आया। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, एच के अपॉन एच था, ये देखो यहाँ पे एच के अपॉन एच, एच के अपॉन एच था, जहां एच क्या था तो नॉर्मल सब ग्रुप है। अब यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, यहाँ पे एन है, इसका मतलब के की जगह क्या आ जाएगा, एच एन अपॉन एच, क्योंकि वो नॉर्मल सब ग्रुप एच था, यहाँ नॉर्मल सब ग्रुप एन है, तो यहाँ पे बट्टे में एन आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो एच अपॉन एच इंटरसेक्शन एन के बराबर होगा। ठीक है, एच अपॉन एच इंटरसेक्शन एन के आइसोमॉर्फिक होगा, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये जो क्वेश्चन पूछा था 2015 फर्स्ट ग्रेड में। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म इन टॉपिकों के बारे में समझा, उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया आपको, उसकी प्रॉपर्टियां उसको एग्जांपल के द्वारा समझाया गया, और आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के बारे में अपनों ने 3-4 थ्योरम थी उसके बारे में डिस्कस किया। उसके पश्चात जो पिछली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम हुआ इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे इसके बारे में डिस्कस किया। अब ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इन टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसको केवल अपनों को उसकी जो थ्योरी है उसको ढंग से देख ले एक बार फिर। अब जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी ग्रुप थ्योरी की, जिसमें हमने फर्स्ट में स्टार्ट किया था ग्रुप के बारे में, ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया था साइक्लिक ग्रुप के बारे में, साइक्लिक ग्रुप के बारे में उसके बाद हमने डिस्कस किया था सब ग्रुप के बारे में, सब ग्रुप के बारे में बाद हमने नॉर्मल सब ग्रुप देखा था, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप के पश्चात हमने देखा था कोसेट्स, उसके बाद हमने देखा था क्वोशंट ग्रुप, क्वोशंट ग्रुप के बारे में देखा था, उसके बाद अपनों ने देखा था होमोमॉर्फिज्म के बारे में, और आज जो हमने देखा था वो आइसोमॉर्फिज्म। इस प्रकार से ये 8 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप थ्योरी के। मैं आपको बता दूं कि इसमें ये जो ग्रुप थ्योरी के जो 8 टॉपिक है डेफिनेटली चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, आप किसी भी पेपर को उठा के देख सकते हो, जो अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, अभी तक के जो भी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हो उससे भी आप पेपर उठा के देख सकते हो। इस पूरे टॉपिक, ये जो 8 टॉपिक इसमें इंक्लूड है ग्रुप थ्योरी में, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम जो है वो 7 क्वेश्चन, मिनिमम 7
और मैक्सिमम 10, मतलब 7 से 10 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो ये जो 7 से 10 क्वेश्चन की आज अपनों ने जो तैयारी थी वो कंप्लीट यहाँ पे कर चुके हैं। अब हम अगला जो पार्ट है, इसका जो बी पार्ट के रूप में ग्रुप थ्योरी का जो बी पार्ट है, जिसको अगर आगे रिंग थ्योरी जिसको कहते हैं, वो अब डिस्कस करेंगे अगली क्लास से। अब रिंग थ्योरी का जो है वो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होता है उसमें उससे संबंधित लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड ग्रेड में ये टॉपिक नहीं है रिंग थ्योरी, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में है। तो अपन इसको इस सीक्वेंस के हिसाब से इसके पश्चात अपन रिंग थ्योरी ले लेते हैं, उसके बाद अपन रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, जिससे भी लगभग 7 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार हम बारी बारी से ग्रेजुएशन और पीजी पार्ट के जो टॉपिक है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे बारी बारी से। और उसके पश्चात ये कंप्लीट होने के पश्चात हम जो 11 12 जो बेसिक लेवल है, सीनियर सेकेंडरी लेवल, वो जो टॉपिक है उससे उस टॉपिक को अपन बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है इतने समय से, ये बीएससी और एमएससी जो करने वाले विद्यार्थी है उनके लिए फायदेमंद है ही। कारण क्या कि उनके अभी से कॉन्सेप्ट बनेंगे, क्योंकि इसमें सब कॉन्सेप्चुअल आपको सिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी अभी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी विश्वास दिलाता हूं कि आपको अभी तक ये जो क्लासेस में जो भी पढ़ाया गया है उससे आप मैक्सिमम पेपर को सही सही करके आ जाएंगे जो क्वेश्चनों को, और बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेंगे। जो आपकी जो कट ऑफ है उससे भी आप कई गुना, मतलब जो कई ज्यादा नंबर प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए आपको इन क्लासों को अंत तक देखना है और हर टॉपिक की जो थ्योरी है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई उसके शॉर्ट नोट बना लेवे और इसको परीक्षा तक रिवाइज करते रहे। अगर इस प्रकार का प्रोसेस आपने फॉलो किया तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और जो विद्यार्थी अभी ग्रेजुएशन या पीजी कर रहे हैं उनके अभी से कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। इसके अलावा जो यूट्यूब पे समय समय पर आपकी पहले की तरह क्लासें आती रहेगी। इसके अलावा यदि आप ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारा जो नंबर है 99, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और हम हमारे से ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हो। 9982 069 767, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर देवे और आप ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हो। बाकी समय समय पर यूट्यूब के माध्यम से जो दूसरे जो टॉपिक है उससे संबंधित क्लासें नियमित आती रहेगी। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।